ऑलराइट एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस इन सी शार्प एंड यूज ऑफ रिटर्न कीवर्ड। तो सी शार्प में फंक्शन क्या होते हैं, आप उनको कैसे यूज करते हो, और फिर रिटर्न कीवर्ड क्या होता है और रिटर्न कीवर्ड को हम लोग फंक्शन के साथ कैसे यूज करते हैं या इन जनरल कैसे यूज करते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शंस जो है वो पढ़ें, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फंक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है। और फंक्शन की ज़रूरत क्यों होती है इसको समझने के लिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग क्या होती है और मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि किसी एक फंक्शन में या किसी एक क्लास में हम सारा का सारा कोड जो है वो रख देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक। और यहाँ पर हम सारा का सारा लॉजिक लिखने के लिए या तो एक ही फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं या फिर एक ही क्लास का यूज़ कर लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग। और मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। तो उनको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या डिसएडवांटेज होते हैं मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग के, और क्यों जो है वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पहला जो डिसएडवांटेज है वो क्या हो सकता है मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग में, कि अगर आपकी किसी एक लाइन में एरर आती है तो इसका मतलब है कि आपके एंटायर प्रोग्राम में जो है वो एरर है, आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो फेल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम का मतलब है कि ये जो एक फंक्शन है इसमें आपने जो है वो पूरा का पूरा लॉजिक लिखा हुआ है, तो पूरे प्रोग्राम का मतलब ही हो गया कि ये एक फंक्शन, यानी कि ये जो है वो एक मोनोलिथिक फंक्शन है। और अगर इस फंक्शन में कोई भी लाइन ऑफ कोड फेल होता है तो फेल होने का मतलब है कि पूरा का पूरा फंक्शन फेल हो गया, और पूरे प्रोग्राम में एक ही फंक्शन है, मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो फेल हो गया है। तो इसका पहला एडवांटेज है कि अगर किसी सिंगल लाइन में एरर आती है इसका मतलब आपका पूरा का पूरा मोनोलिथिक प्रोग्राम जो है वो फेल हो जाता है, या उसमें पूरे प्रोग्राम में एरर आती है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कोड को समझने में, और उसके बाद में अगर आपको कोड चेंज करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई चांस होते हैं कि आपको जो है एरर आ सकती है। तो बहुत टाइम समझने में क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक ही फंक्शन में सारा काम हो रहा है, ठीक है। आपका बिजनेस लॉजिक, आपका डेटाबेस लॉजिक, आपका प्रेजेंटेशन लॉजिक, सब कुछ आप जो है वो एक ही फंक्शन में कर रहे हो, सब कुछ एकदम मेसअप रहता है। तो उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि कहाँ आपका डेटाबेस लॉजिक खत्म हो रहा है, कहाँ पे आपका बिजनेस लॉजिक शुरू हो रहा है। सब कुछ एक ही प्रोग्राम में रहता है, कौन किसको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है वो आपको समझ में नहीं आता है, या बहुत मुश्किल पड़ता है समझने में, बहुत टाइम लगता है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग में कोड को समझने में। और जब आप कोड समझने के बाद चेंजेस करते हो तो हाई चांस होता है कि आपको जो है वो वहाँ पर बहुत डिफिकल्टी आएगी, और आप जो चेंजेस करोगे उनमें एरर की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ एक ही सिंगल फंक्शन में या फिर सिंगल क्लास में हो रहा है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो याद रखनी पड़ती हैं मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग में, कि ओके हमने जो है इस लाइन ऑफ कोड पर ये जो है चीज़ यहाँ पे देखी थी, या फिर इस लाइन ऑफ कोड पे हमने यहाँ देखा था, या फिर ये जो सेंटेंस है इसके हिसाब से हमको याद रखना कि यहाँ पे डेटाबेस का लॉजिक शुरू हो रहा है। तो मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग में ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो याद रखनी पड़ती हैं। किसी जो एक आपका फंक्शन होता है या क्लास होती है उसके रिलेटेड आपको जो है वो, चाहे आप एक सिंगल फंक्शन में करो या सिंगल क्लास में करो, अगर मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग है तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो याद रखनी पड़ती हैं। पैरेलल डेवलपमेंट जो है वो आपका नहीं हो पाता है मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग में। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ये एक फंक्शन है। अब इस एक फंक्शन पे एक बार में कितने लोग काम कर लेंगे, ठीक है। तो एक फंक्शन पे एक बार में बहुत सारे लोग काम नहीं कर सकते, एक फंक्शन में एक बार एक ही डेवलपर जो है वो काम कर सकता है। और इसीलिए मल्टीपल फंक्शन बनाए जाते हैं कि मल्टीपल फंक्शन जो है वो पैरेलली डेवलप किए जा सके। एक डेवलपर जो है इस फंक्शन पे काम कर रहा है, ये आपका F1 हो गया, और एक डेवलपर आपका जो है F2 पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे मोनोलिथिक में F2 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आप F1 पे कितने लोग काम कर लेंगे। तो पैरेलल डेवलपमेंट जो है आपका वो मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग में पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको जो है ये भी ध्यान रखना कि जब मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग आप करते हो तो रिसोर्स का ऑप्टिमल यूज जो है वो नहीं हो पाता है, आपके जो डेवलपर्स हैं उनका आप ऑप्टिमल यूज नहीं कर पाते हो, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट होता है उसको मैनेज और मेंटेन करना। आपके पास जो है वो 10,000 लाइन ऑफ कोड जो है वो सीधा लिखा हुआ है, तो आपको इसको मैनेज और मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। कोड को चेंज करना, अपडेट करना, अपग्रेड करना और एक्सटेंड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है अगेन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है, सब कुछ एक ही फंक्शन में लिखा हुआ है। तो इसमें कोई भी चेंज, अपडेट, अपग्रेड या फिर इसको एक्सटेंड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि आपके जो रिसोर्सेज होते हैं, कंप्यूटर के जो रिसोर्स होते हैं, जैसे कि मेमोरी हो गई और रिसोर्सेज हो गए, ये अननेसेसरली यूज होते हैं। तो जैसे आपका सिंगल फंक्शन है और आप इसमें बहुत सारे वेरिएबल जो है बनाए हो, तो वो वेरिएबल आपके यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, तो कि सिंगल फंक्शन में है, तो सारे वेरिएबल आपके जो इनिशियलाइज हो जाते हैं, चाहे आपको ज़रूरत हो चाहे ना हो,
ठीक है। तो मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग में आपके रिसोर्सेज जो हैं उनका अननेसेसरी यूज होता है। अगर आपको नेसेसरी है तभी भी होता है, नहीं नेसेसरी है तभी भी होता है। तो ये मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग और उसके डिसएडवांटेज हैं। इनको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको ओवरकम करने के लिए हम लोग जो है वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम लोग जो है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक फंक्शन बनाते हैं और एक फंक्शन जो है वो एक टास्क को कंप्लीटली करता है और उसका आउटपुट जो है वो रिटर्न कर देता है कॉलिंग फंक्शन को। ठीक है। तो फंक्शन के अंदर से हम लोग फंक्शन कॉल कर सकते हैं, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग फंक्शन कॉल कर सकते हैं। और एक फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन वो होता है, वो पीस ऑफ कोड होता है जो किसी एक टास्क को एज अ होल कंप्लीट करता है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फंक्शन है, यहाँ पर इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है। रिलेटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया जैसे आप यहाँ पे सम करना चाहते हो कुछ, ठीक है, तो आपने सम के लिए फंक्शन बनाया। अब यहाँ पर जो सम के लिए चाहिए होगा, जैसे आपको एक नंबर चाहिए, एक दूसरा नंबर चाहिए और फिर आपको एडिशन का ऑपरेटर चाहिए है, तो जो रिलेटेड टास्क होती हैं उनका जो है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। तो रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है कि आपको डेटा चाहिए, ठीक, फिर उसके बाद ऑपरेटर चाहिए, रिजल्ट होल्ड करने के लिए आपको एक और वेरिएबल चाहिए। ठीक है। तो ये जो है रिलेटेड इंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। स्पेसिफिक टास्क का मतलब अगर ये सम का फंक्शन बनना है तो ये सम ही आपको देगा, इससे आप मल्टीप्लीकेशन या इससे आप डिवीजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अब इट मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। तो फंक्शन जो है या तो वैल्यू रिटर्न कर सकता है या नहीं रिटर्न कर सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि जब आप फंक्शन लिखते हो तब आप वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते हो। ये डेवलपर की चॉइस पे छोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि फंक्शन हर हालत में वैल्यू रिटर्न करेगा या किसी भी हालत में नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये डेवलपर पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या सिचुएशन है, किस हिसाब से वो वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। दोनों फैसिलिटी जो है वहाँ पर दी गई हैं। ठीक है। जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं उनके लिए रिटर्न टाइप होता है वॉइड। ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है वो आपका जो है वो उसका रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड होता है। ठीक है। अब कोई भी स्मॉल टास्क हो या कोई भी बिग टास्क हो, फंक्शन उसको जो है कंप्लीटली परफॉर्म करता है। ठीक है। चाहे आपका यहाँ पे जो है वो कोई डेटाबेस से डेटा लाना हो और उस पर कुछ काम करना हो, और चाहे सिंपल आपके जो है वो दो नंबर को जोड़ना हो, चाहे सिंपल टास्क हो चाहे बिग टास्क हो, फंक्शन उस टास्क को एज अ होल जो है वो कंप्लीट करता है। इसीलिए इसको हम लोग मतलब एक बोलते हैं कि कंप्लीट जो आपका आइसोलेटेड कोड होता है, जब इसको आप कॉल करते हो तो ये फंक्शन जो है रन होता है। रन होने के बाद में एक कंप्लीट टास्क करके आपको रिजल्ट वापस दे देता है। उस फंक्शन में क्या लॉजिक है, कैसा है, आपको कोई मतलब नहीं। आप फंक्शन कॉल करते हो और फंक्शन में आप जो है इनपुट देते हो और आपको आउटपुट मिल जाता है। तो फंक्शन किसी भी टास्क को जो है वो कंप्लीटली परफॉर्म करता है, एज अ होल परफॉर्म करता है और आपको जो है वो रिजल्ट दे देता है। फंक्शन जो है कुछ इनपुट पैरामीटर लेता है, उसके बेस पे जो है वो ये प्रोसेसिंग करता है और आपको रिजल्ट जो है वो रिटर्न में दे देता है। तो जैसे सम के केस में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो इंट ए और उसके बाद में आप यहाँ पे इंट बी जो है इनपुट के तौर पे दोगे। तो जैसे आपने यहाँ पे 5 दिया और यहाँ पे 6 दिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था कि आपका जो जेड मान लेते हैं, इंट जेड जो आपका है वो रिजल्ट है, तो यहाँ पे ए प्लस बी जो है चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे आपका 5 + 6 जो है जुड़ जाएगा, तो 11 जो है आपका वो यहाँ पे जेड में जाके असाइन हो जाएगा। तो ये 11 जो है वो वापस मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, कुछ इनपुट वैल्यू लेता है और उस पर जो है वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, कुछ प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करके आपको जो है वो रिजल्ट वापस कर देता है। और फंक्शंस को हम लोग जो है वो कोड रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है उसमें आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका जो कोड है किसी भी पर्टिकुलर आप क्लास बना रहे हो और उस क्लास में आपको जो है वो बहुत सारे फंक्शंस आपने बनाए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उन फंक्शंस को एक डिफरेंट क्लास लाइब्रेरी में या डिफरेंट क्लास में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। रिलेटेड फंक्शन को अगर आपके पास 10-15 फंक्शन है तो आप जो है वो 3-4 क्लास बना के अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पे फंक्शन जो है वो बना सकते हो और बाद में उनको कॉल करवा सकते हो। तो इससे आपका जो है वो कोड रिड्यूज हो जाता है और आप अच्छे से जो है अपने प्रोग्राम को मेंटेन और मैनेज कर पाते हो। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि फंक्शंस के जो टाइप्स हैं वो क्या हैं और फिर हम लोग आगे फंक्शंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर फंक्शंस के दो टाइप बेसिकली हमें दिए गए हैं। पहला है आपका प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन जो है आपके वो कम्स प्री लोडेड विद डॉटनेट फ्रेमवर्क। ठीक है। तो ये फंक्शन हमारे जो है वो डॉटनेट फ्रेमवर्क जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ ही मिलते हैं। और इसमें जैसे कि आपका जो फेमस फंक्शन है वो है आपका टू स्ट्रिंग। ठीक है। तो टू स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो आपको डॉटनेट के साथ ही मिलता है। और ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि कंटेन्स फंक्शन हो गया आपका। ठीक है। जैसे कि लेंथ प्रॉपर्टी हो गई आपकी,
और आपके जो है वो काउंट फंक्शन हो गया आपका, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है आपको वो प्री लोडेड मिलते हैं, और जो प्री लोडेड मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, यानी कि पहले से डिफाइन किए हुए फंक्शन। और पहले से डिफाइन कौन करता है? पहले से डिफाइन करता है डॉट नेट फ्रेमवर्क या वो डेवलपर्स जो डॉट नेट फ्रेमवर्क को बनाते हैं। तो जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो आपके डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ आते हैं, और ये आपको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ही डॉट नेट फ्रेमवर्क को मैनेज, मेंटेन और डिस्ट्रीब्यूट करता है। दूसरा टाइप आपका होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन का, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं आपके, वो फंक्शन होते हैं जिनको कि यूजर या डेवलपर जो है वो क्रिएट करता है। तो यूजर डिफाइंड का मतलब होता है कि जो डेवलपर बनाता है फंक्शन, उनको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये आपके जो है डेवलपर बनाते हैं टाइम टू टाइम, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और ये फंक्शन भी जो है वो बिल्कुल आपके प्री लोडेड फंक्शन की तरह ही कॉल किए जा सकते हैं और यूज किए जा सकते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि प्री लोडेड आपके जो है वो फ्रेमवर्क के साथ आते हैं, और यूजर डिफाइंड जो आपके होते हैं वो डेवलपर्स जब कोड करते हैं तब बनाते हैं। अब फंक्शन का एक जो है वो प्रोटोटाइप होता है कि फंक्शन को आपको लिखना कैसे है, तो वो प्रोटोटाइप हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर जो है वो एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है, ये आपका हो गया एक एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। उसके बाद में आपका होता है मॉडिफायर, और फिर आपका होता है रिटर्न टाइप, उसके बाद में होता है आपका फंक्शन का नेम, फिर आपकी होती है पैरामीटर लिस्ट, और उसके बाद में होती है आपकी फंक्शन बॉडी, ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर आपका ऑप्शनल होता है, मॉडिफायर भी आपका जो है वो ऑप्शनल होता है, रिटर्न टाइप जो है आपका वो ऑप्शनल नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप या तो आपको जो है वो कोई डेटा टाइप लिखना है जैसे इंट, स्ट्रिंग, या फिर आपका जो है वो कोई और टाइप लिखना है। अगर आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो आपको यहाँ पर टाइप लिखना है, अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो आपको यहाँ पे वॉइड लिखना ही होता है, ये आपका जो है वो ऑप्शनल नहीं होता है। फिर फंक्शन का नेम आपका जो है वो ऑप्शनल नहीं है, आपको यहाँ पे फंक्शन का नेम जो है वो लिखना पड़ेगा। पैरामीटर लिस्ट आपकी जो है वो ऑप्शनल होती है, आप चाहो तो पैरामीटर लिस्ट जो है यहाँ पे प्रोवाइड करो। अगर आपका फंक्शन पैरामीटर यूज करता है तो आपको यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अगर आपका फंक्शन पैरामीटर यूज नहीं करता है तो आपको लिस्ट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी एक्सेस मॉडिफायर हो गया, रिटर्न टाइप हो गया, इनको हम लोग जो है और डिटेल में समझते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पे, और यहाँ पे हम लोग समझते हैं फंक्शन नेम आपका सबसे पहले क्या होता है। तो फंक्शन नेम एक मैंडेटरी चीज़ है, ठीक है, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फंक्शन क्रिएट करने के लिए, आपकी होनी चाहिए। और ये जो है आपका उसका नेम होता है, फंक्शन का नेम होता है, जो आपका मेथड हो या फंक्शन हो, ठीक है, इसको मेथड भी बोलते हैं या फंक्शन भी बोलते हैं। तो उसका जो नाम होता है, उसका जो नेम होता है वो आपको जो है वो देना ही पड़ता है, अदरवाइज आप उसको जो है वो कॉल नहीं करवा सकते, या आपको जो है वो एरर मिलेगी किस तरह से आप जो उस फंक्शन को कॉल करोगे। फंक्शन का एक टाइप होता है एनोनिमस फंक्शन, उसमें आपके फंक्शन का जो है वो नाम नहीं होता है, तो उनको भी हम लोग जो है आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे कि एनोनिमस फंक्शन जो होता है वो किस तरह से होता है। बट फिलहाल के लिए आप ये समझो कि आपका जो फंक्शन होता है उसका एक नाम होना ही चाहिए। दूसरी चीज़ होती है पैरामीटर लिस्ट। तो पैरामीटर लिस्ट ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है, ये आप जो है वो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप जो पैरामीटर लिस्ट दो, अगर रिक्वायरमेंट है, अगर नहीं है तो मत दो। और ये जो क्या करती है, ये आपके पैरामीटर डिफाइन करती है, जैसा हम लोगों ने समझा था। यहाँ पे अगर हम लोग सम की बात करें तो सम में हम लोगों ने यहाँ पे दिया था इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। तो ये आपका जो है वो एक पैरामीटर है, ये दूसरा पैरामीटर है, और यहाँ पर इन पैरामीटर को आप जो है वो विद इन दिस करली ब्रेसेस आप यूज कर सकते हो। इन करली ब्रेसेस के बाहर जो है इन पैरामीटर्स का कोई भी स्कोप नहीं होता है, इनका स्कोप जो है वो इन करली ब्रेसेस के बीच में ही होता है, ठीक है। रिटर्न टाइप जो है आपका वो एक मैंडेटरी है, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये आपको जो है वो देना ही पड़ता है। चाहे तो आप जो है वो किसी टाइप का रिटर्न टाइप दे दो, जैसे कि आपका स्ट्रिंग हो गया। जैसे यहाँ पे आपका जो सम फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, इसका रिटर्न टाइप जो है वो इंट हो सकता है, क्योंकि ये इंट में वैल्यू रिटर्न करेगा। बट अगर आप यहाँ पे इंट नहीं लिखते हो तो आपको जो है वो वॉइड लिखना ही पड़ेगा, आप इसको जो है वो ऑप्शनल नहीं छोड़ सकते। तो रिटर्न टाइप आपका जो है वो ऑप्शनल नहीं होता, या तो यहाँ पे कोई डेटा टाइप आप दोगे या फिर वॉइड दोगे। एक्सेस स्पेसिफायर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर आपका जो है वो ऑप्शनल होता है, और ये आपके फंक्शन का स्कोप जो है वो डिफाइन करता है कि आपका जो फंक्शन है या आपका जो मेथड है उसका स्कोप क्या है। और स्कोप का मतलब होता है कि ये फंक्शन जो है वो कहाँ तक एक्सेस किया जा सकता है, इसकी एक्सेसिबिलिटी क्या होती है। तो जैसे आपका फंक्शन जो है वो पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट है, ठीक है, तो ये आपकी फंक्शन की एक्सेसिबिलिटी होती है। और इनको हम लोग जो है वो एक्सेसिबिलिटीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से आपका जो पब्लिक है वो कैसे काम करता है, प्रोटेक्टेड कैसे काम करता है, प्राइवेट कैसे काम करता है। और यहाँ पर जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है, अगर आप कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते हो तो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आपका प्राइवेट होता है। तो फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपके सारे के सारे जो हैं वो प्राइवेट होते हैं। और प्राइवेट का मतलब होता है कि फंक्शन जो है आपके वो विद इन अ
क्लास ही यूज किए जा सकते हैं, कहीं और नहीं यूज किया जा सकते हैं। अगर कहीं और यूज करना है तो इनको आपको जो है इनकी एक्सेस स्पेसिफायर को चेंज करना पड़ेगा। और जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एंटर करेंगे तब हम लोग जो है सारी चीज़ें पढ़ेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ कि कैसे आपके जो फंक्शन हैं वो डिफरेंट क्लासेस में यूज किए जा सकते हैं, इनहेरिटेंस के साथ या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ। ठीक है, उसके बाद में आपका होता है यहाँ पर मॉडिफायर। तो हम लोग मॉडिफायर की जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर की हम लोग बात कर लिए, मॉडिफायर हम लोग समझ लेते हैं। मॉडिफायर अगेन आपका जो है वो ऑप्शनल होता है, और ये आपका जैसे कि आपका स्टैटिक हो गया, वर्चुअल हो गया, पार्शियल हो गया या फिर सील्ड हो गया, तो इस तरह के जो आपके मॉडिफायर होते हैं ये आपके ऑप्शनल होते हैं। अगर आपको जो है वो फंक्शन स्टैटिक या वर्चुअल बनाना है तो आप जो है वो स्टैटिक या वर्चुअल को मेंशन करते हो। अगर आपको स्टैटिक या वर्चुअल या फिर स्पेसिफिक टाइप का नहीं बनाना है तो आप यहाँ पर मॉडिफायर जो है वो नहीं देते हो। तो मॉडिफायर आपका जो है वो ऑप्शनल होता है। और ये मॉडिफायर्स भी हम लोग धीरे धीरे एक एक करके कवर करेंगे कि स्टैटिक क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, पार्शियल क्या होता है। सारी चीज़ें आने वाले वीडियोज में कवर हो जाएंगी, बट ये सारी चीज़ें जो है इनका इंट्रोडक्शन आपको जो है पता होना चाहिए ताकि जब ये पढ़ने में आगे आए तो आपको जो है वो समझ में आए। उसके बाद हम लोग फंक्शन बॉडी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन बॉडी में हम लोगों ने जैसे देखा कि हमारा यहाँ पे जो था सम का फंक्शन, उसमें हमारे पास था इंट ए कॉमा इंट बी, और फिर यहाँ पर ये जो होती है आपकी कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक ये चीज़, ये यहाँ पर जो भी होता है ये होता है फंक्शन बॉडी। तो यहाँ पे आप जो भी लिखते हो ये आपका होता है फंक्शन बॉडी। ठीक है, तो जो भी आप लाइन ऑफ कोड लिखते हो इन ब्रेसेस के अंदर, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन बॉडी। और यहाँ पर आपका कोई भी बिजनेस लॉजिक जो है वो आ सकता है। इसके लिए जो है वो सी शार्प के रूल्स डिफाइन है, उनको आपको यूज करना है। बाकी आपकी थिंकिंग के लिए कोई रूल्स डिफाइन नहीं है, आप जो है जितना भी सोच सकते हो सी शार्प की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पैराडिग्म्स फॉलो करते हुए आप यहाँ पे कुछ भी जो है वो लॉजिक लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो है इनक्लोज विद इन कर्ली ब्रेसेस होता है जो आपकी फंक्शन बॉडी होती है। ठीक है, अब हम लोग जो है समझ लेते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न स्टेटमेंट की। फिर हम लोग विजुअल स्टूडियो पे चलेंगे और बनाएंगे एक दो फंक्शन और समझेंगे। तो रिटर्न जो आपका है वो एक कीवर्ड होता है। ठीक है, रिटर्न एक कीवर्ड होता है, जैसे कि हम लोगों ने ब्रेक कीवर्ड पढ़ा था और कंटिन्यू कीवर्ड पढ़ा था, वैसे रिटर्न भी आपका एक कीवर्ड होता है। रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, ये आपका जो फंक्शन होता है उसका एग्जीक्यूशन टर्मिनेट कर देता है इमीडिएटली, यानी जहाँ पे रिटर्न मिला वहीं पे आपके फंक्शन का एग्जीक्यूशन जो है टर्मिनेट हो जाता है और कंट्रोल वापस हो जाता है कॉलिंग फंक्शन को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग करें मेन फंक्शन, ठीक है, हमारा मेन फंक्शन हो गया और ये यहाँ पे हमारा हो गया सम। ठीक है, अभी मैं पैरामीटर वगैरह नहीं पास कर रहा हूँ। तो मेन फंक्शन यहाँ पे जो है वो सम को कॉल कर रहा है। ठीक, मेन फंक्शन ने यहाँ पे सम को कॉल किया और यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड हम लोगों ने लिखा था और फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा रिटर्न। और फिर अगर आप यहाँ पे कोई लाइन ऑफ कोड लिखते हो तो इस लाइन ऑफ कोड का कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि यहीं से कंट्रोल आपका वापस कहाँ चला जाएगा, मेन फंक्शन में वापस आ जाएगा। तो जहाँ पे रिटर्न मिलता है वहीं से आपका जो फंक्शन होता है उसका एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाता है और उसके बाद में ये जो है कॉलिंग जो आपका फंक्शन होता है वहाँ पर कंट्रोल वापस आ जाता है। और रिटर्न के बाद जो लाइन ऑफ कोड लिखा होता है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, वो अनरीचेबल या नॉन रीचेबल कोड बन जाता है। अभी हम लोग इसको जो है वो करके देखेंगे कि किस तरह से ये अनरीचेबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो है आपकी रिटर्न कीवर्ड के साथ में आप वैल्यू भी जो है वो रिटर्न कर सकते हो कॉलिंग फंक्शन को। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर लिखते इंट सम तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर सकते थे, यहाँ पे a प्लस बी सीधा यहाँ पे हम लोग जो है वो रिटर्न कर देते। तो यहाँ पर उसको हम लोग होल्ड कर सकते थे कि हम लोगों को यहाँ पे जो है वो इंट जेड इक्वल टू सम, तो इस सम में जो वैल्यू होती है वो आपकी जेड में आ जाती है और फिर आप यहाँ पे सी डब्ल्यू करके यहाँ पे जो है जेड पास कर देते, तो जेड आपका कंसोल पे प्रिंट हो जाता। तो रिटर्न कीवर्ड जो होता है वो आपका वैल्यू को भी रिटर्न कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करके कंट्रोल को रिटर्न करता है, कंट्रोल के साथ साथ ये वैल्यू को भी रिटर्न कर सकता है। रिटर्न स्टेटमेंट कॉजेज योर फंक्शन टू एग्जिट एंड रिटर्न अ वैल्यू टू इट्स कॉलर। ठीक है, तो क्या करता है, फंक्शन को एग्जिट कर देता है और वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देता है कॉलर को। और वैल्यू रिटर्न जो है आपकी वो ऑप्शनल होती है, आप चाहो तो रिटर्न करो, चाहो तो ना रिटर्न करो। तो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है हम लोगों ने प्राइवेट स्टैटिक इंट, इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर का है। यहाँ पर हम लोगों ने ए लिया है, यहाँ पर हम लोगों ने बी लिया है और फिर हम लोगों ने कहा इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी और फिर रिटर्न कर दिया हम लोगों ने सम। जो सम यहाँ से रिटर्न हुआ है ये सम आपका कहाँ आएगा, ये आपका यहाँ पे टोटल में आके जो है वो स्टोर हो जाएगा और ये फंक्शन हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से कंट्रोल आपका जो है वो वापस जाएगा और वो कंट्रोल आपका जो है वो यहाँ पर वैल्यू को रिटर्न कर देगा और फिर नेक्स्ट लाइन में ये वैल्यू आपकी यहाँ पर जो है टोटल में प्रिंट हो जाएगी। तो ऐसे आपका जो है रिटर्न कीवर्ड काम करता है। तो अब हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और कुछ एक फंक्शन जो है वो बना के देखते हैं और फिर हम लोग जो है वो रिटर्न कीवर्ड को भी साथ में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं इंट a इक्वल टू 10 और इंट b इक्वल टू 20। ठीक है, और फिर हम लोग जो है यहाँ पे लेते हैं
इंट टोटल इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे करते हैं CW और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टोटल। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कुछ डॉलर स्ट्रिंग बना देते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इज, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो है वो वेरिएबल पास कर सकते हो, ये है डॉलर स्ट्रिंग, ऐसे आप यहाँ पे पास कर दोगे तो आपका हो जाएगा। तो सम ऑफ टू नंबर इज दिस, और इसको हम लोग जो है रन करवाते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कि इस प्रोग्राम में जो है वो प्रॉब्लम कहाँ पे है, और फिर हम लोग इसकी जो है वो बात करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो चला देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है 30 मिल गया, जो कि आपको मिलना चाहिए था। अब ये प्रोग्राम आपको जो करेक्ट आउटपुट दे रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर आप जो है कन्वेंशन की बात करो और अगर आप जो है बेस्ट प्रैक्टिस की बात करो, तो जो मेन मेथड आपका होता है, ये मेन मेथड आपका बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ जो है वो आपका प्रोग्राम को कॉल करवाने के लिए यूज होता है, प्रोग्राम को रन करवाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आपको जो है वो बिजनेस लॉजिक कायदे से नहीं लिखना चाहिए। आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, आपके जो कॉलिंग मेथड्स हैं, या फिर आप किसी चीज़ को जो है यहाँ पे कॉल करवाना चाहते हो, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो या फिर किसी फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हो, वो काम यहाँ पे होना चाहिए। बिजनेस लॉजिक आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फॉर द सिंप्लिसिटी हम लोगों ने इसको यहाँ पे रखा था, पर अब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे ये हो रही है कि हम लोग यहाँ पे दो नंबर जो है उनको जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो दो नंबर जो उनको जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने का जो बिजनेस लॉजिक है वो आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ ये होना चाहिए कि हमारा सम का फंक्शन कॉल हो जाए और सम जो है वो प्रिंट हो जाए, क्योंकि प्रिंटिंग तो आपकी जो है कॉलिंग और प्रिंटिंग आपकी मेन मेथड से होती है, मेन मेथड का काम ही यही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो कोड हमारा ये वाला है, इसको हम लोग यहाँ से जो है वो हटा लेते हैं और यहाँ पर एक और मेथड बनाते हैं, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे मेथड, उसको हम लोग नाम देंगे सम। और बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वॉइड, जो कि रिटर्न टाइप है, जो कि मैंडेटरी है। ठीक है, और वॉइड क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कोई भी जो है वो आउटपुट नहीं मिलेगा। जब आउटपुट मिलेगा तो हम लोग जो है इसको चेंज कर लेंगे। तो वॉइड सम, और उसके बाद में कोई भी पैरामीटर हम लोग यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पर ये लाइन ऑफ कोड जो है उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पर ये जो सम है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो सीधा कॉल कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो आप समझो इस तरीके को कि ये क्या तरीका है। ठीक है, वॉइड सम है। आप देखो यहाँ पे समझो कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जो आपका होता है जिसको कि आपको कॉल करना होता है, वो जो है उसके लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, बट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो तब तक के लिए हम इस फंक्शन को जो है वो स्टैटिक बना देते हैं। तो स्टैटिक बनाने से क्या होता है, अभी के लिए बस आप ये समझो कि स्टैटिक बनाने से आपको जो है क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है मेथड को कॉल करने के लिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, उसके बाद हम लोग जो है आगे समझेंगे स्टैटिक कीवर्ड के और यूज क्या होते हैं और इसका कंप्लीट मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, स्टैटिक बना दिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, तो हम इसको चलाते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोगों को क्या जो है वो रिजल्ट मिलता है। तो देखो आपको यहाँ पे जो है वो 30 मिल गया, जो कि आपका अप्रोप्रिएट रिजल्ट है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने लॉजिक को जो है वो मेन मेथड से मूव कर दिया फंक्शन में, एक डिफरेंट मेथड में, डेडिकेटेड मेथड में जो है वो मूव कर दिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जितनी बार भी ये फंक्शन कॉल होगा उतनी बार भी आपको 30 ही मिलेगा, या आप यहाँ पे जो भी नंबर जो फिक्स कर दोगे आपको वही नंबर मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप बना सकते हो एक पैरामीटराइज्ड मेथड। ठीक है, तो जो इंट ए और इंट बी है, इसको आप यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दोगे ऐसे। ठीक है, और इसको आप यहाँ से उठा दो। हम लोग स्टेप बाय स्टेप करें ताकि आपको बात जो है वो समझ में आए कि कैसे फंक्शन जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो आप। ठीक, तो अब हम लोग वैल्यू नहीं देंगे यहाँ पे, अब वैल्यू कौन देगा, वैल्यू देगा वो जो इस मेथड को कॉल करेगा। ठीक, तो अब ये कॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस मेथड को वैल्यू प्रोवाइड करवाए। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो पैरामीटर पास कर देंगे 10 और 20, और चाहे तो आप यहाँ पे जो है 15 और 30 पास कर दो, चाहे कुछ भी पास कर दो। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो ये फिजिबिलिटी है कि आप यहाँ पर जो है वो नंबर पास कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, हम लोग इसको पास करते हैं यहाँ पर 40 और यहाँ पर पास करते हैं 60। ठीक है, और अब इसको हम लोग जो है वो रन करवा देते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये आपका जो है वो नंबर यहाँ पर प्रिंट हो गया है। अब देखो नंबर आपका जो जो आपका फंक्शन है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, ये अभी
अभी के लिए आपका आउटपुट जो है वो प्रिंट कर दे रहा है कंसोल पे सीधा, बट हो सकता है आपको कंसोल पे ना प्रिंट करवाना हो, आपको कुछ और चीज़ करनी हो उस आउटपुट के साथ, ठीक है। तो इस केस में इस स्टेटमेंट को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपको सिंपल क्या करना चाहिए, आपको सिंपल जो है वो सम रिटर्न कर देना चाहिए, और फिर एक कॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस सम के साथ क्या करे। अभी इस स्टेटमेंट पे जो कॉलर है उसका कोई कंट्रोल नहीं है। कॉलर इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं कर सकता। कॉलर ने यहाँ पे जो है वैल्यू दे दी है, और उसके बाद में कॉलर जो है वो इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट आपका जो है वो सम फंक्शन का है, और ये स्टेटमेंट रन होगा ही होगा। कॉलर का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या, आप इस फंक्शन का क्या काम है, इस फंक्शन का काम है सम जो है कर देना, बस, इसका कोई और काम नहीं है। ये राइट करना जो है इस सम फंक्शन का काम नहीं है। राइट करना नहीं करना ये कॉलर पे डिपेंड करेगा। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ से जो है वो अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है। अब हटा दिया हमने, तो अब क्या हुआ, अब ये सम जो है वो जाए कैसे, कॉलर के पास कैसे जाए, तो ये आपको जो है सोचना पड़ेगा कि सम जो है वो कॉलर के पास कैसे पहुँचे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा कॉलर को। और रिटर्न कैसे करते हैं, रिटर्न करने के लिए आपको जो है वो यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। तो रिटर्न कर दो यहाँ से, आप टोटल जो है उसको रिटर्न कर दो। अब टोटल आपने रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न जब आप करोगे तो ये बोलेगा कि सिंस जो है इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, आप रिटर्न नहीं कर सकते। तो वॉइड टाइप को आपको चेंज करना पड़ेगा, और आप यहाँ पर जो है वो चेंज कर सकते हो इसको इंटीजर में। तो एक एक करके अगर आप चीज़ें करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो वॉइड को आपने क्या किया, चेंज कर दिया इंटीजर में। अब आपका रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर का है, तो विद इन द रेंज ऑफ इंटीजर आप जो है वो टोटल को यहाँ पर रिटर्न करवा सकते हो, ठीक। अब इसके बाद में अगर आप कुछ और करना चाहो, जैसे आप जो है यहाँ पर करना चाहते हो इंट डिफरेंस, ठीक है, मैं बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये आपको। अगर आप चाहते हो कि a माइनस बी यहाँ पर डिफरेंस हो जाए, ठीक, तो ये जो डिफरेंस है ये नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहीं से कंट्रोल आपका जो है रिटर्न हो रहा है। अगर आप यहाँ पे होवर ओवर करोगे तो अनरीचेबल कोड आपका आएगा, अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड, यानी कि रिटर्न यहीं से हो जा रहा है। तो रिटर्न के बाद का जो कोड होता है वो आपका अनरीचेबल होता है, इसलिए रिटर्न के बाद आपको कोई कोड जो है वो नहीं लिखना होता। रिटर्न आपका जो है फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया और आप वैल्यू रिटर्न करने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग जो है वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। अब जब हम वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमको यहाँ पे जो है वो ग्रैब भी तो करनी पड़ेगी। तो जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी उसको आपको ग्रैब करने के लिए आप यहाँ पे लिखो इंट सम इक्वल टू, और फिर आपने जो है सम यहाँ पर कॉल करवा लिया है। तो सेम वेरिएबल नेम और सेम मेथड नेम की वजह से यहाँ पे जो है वो एरर दे रहा है, तो इसको हम लोग जो है चेंज कर लेते हैं, एडिशन कर देते हैं इसको। तो ये आपका हो जाएगा एडिशन, ठीक है। तो जब आपके जो है वो वेरिएबल नेम और मेथड नेम सेम हो जाते हैं तो उसको कन्फ्यूजन होने लगता है, तो आपको जो है ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको कंट्रोल डॉट करके इसको जो है वो कर देते हैं यहाँ पे रीनेम, और इसको नहीं करना था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर क्या है, आपको सम जो है वो मिल जाएगा, जो भी जो है ऐड होके आएगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसको आपको प्रिंट करना ना प्रिंट करना जो है वो आपकी मर्जी है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लिखो इफ़ कंडीशन लगाओ। इफ़ हम लोग पढ़ चुके हैं, इफ़ सम इज़ इक्वल टू जीरो, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर। अब ये देखो, ये रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में जब आपने वैल्यू रिटर्न की तो उससे आपको क्या पावर मिली है, आप ये देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो सी डब्ल्यू सम ऑफ टू नंबर्स इज जीरो, ठीक। आपको यहीं से मालूम हो गया कि अगर एडिशन जीरो है तो दो नंबर का सम जो है वो आपका जीरो होने वाला है, ठीक है। अब आप करो एल्स इफ और फिर आप कंडीशन लगाओ। आप यहाँ पे लिखो एडिशन ग्रेटर देन जीरो एंड एडिशन लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है। ये आपने यहाँ पे जो है वो बनाया, और अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पर सी डब्ल्यू करके सम इज बिटवीन 1 एंड 100, सम ऑफ टू नंबर्स सेम रखते हैं, सम ऑफ टू नंबर इज, और ये हम लोग कर पा रहे हैं रिटर्न कीवर्ड की वजह से। और उसके बाद में एल्स जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन सम ऑफ टू नंबर इज
ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो ये हम लोग कर पाए क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो वैल्यू को रिटर्न कर दिया है, हम लोग यहाँ पे जो है प्रिंट नहीं करवा रहे हैं। तो अब जो कॉलर है उसके पास फैसिलिटी है, उसके पास जो है वो ये फिजिबिलिटी है कि वो ये इस एडिशन के साथ में या इस रिटर्न वैल्यू के साथ में, चाहे ये एडिशन हो, चाहे ये सम हो, चाहे कोई और चीज़ हो, ठीक है, उस वैल्यू के साथ में वो जो चाहे अपना लॉजिक जो है वो बना सकता है। पहले कॉलर के पास ऑप्शन नहीं था, पहले यहाँ पर जो मेथड था यहीं पे लिखा हुआ था कंसोल डॉट राइट लाइन, और वो जो है वो हर बार लिखता ही लिखता, उसमें कॉलर की जो है कोई भी उस पर कंट्रोल नहीं था। पर अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है इस पर कॉलर का जो है कंट्रोल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले सम मेथड कॉल हुआ यहाँ पे, ठीक है, इसमें मेन मेथड हमारा जो है वो कॉलर है और ये हमारा जो है कॉल है, तो यहाँ पे आए और उसके बाद में यहाँ पे सम हुआ, और सम होने के बाद में कॉलर जो है फर्दर यहाँ पे लॉजिक लगा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसको चला देते हैं, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 0 0 सबसे पहले। तो इसको हम लोग जो है एक एक करके देख लेंगे, इसको हम लोग जो यहाँ पे 0 0 कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा। तो हम लोगों को मिलना चाहिए कि इसका जो सम है वो 2 नंबर का वो 0 है, यही रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए, जो कि हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग कर देते हैं 50-50 या 40-50 कर देते हैं, तो हमारा 90 हो जाएगा। वैल्यू आप कोई भी पास कर सकते हो, जो वैल्यू पास करोगे वैसा आपको जो है यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने इफ एल्स इफ लिखा है, आप यहाँ पे केस स्टेटमेंट भी जो है वो बना सकते हो। तो द सम ऑफ 2 नंबर इज बिटवीन 1 and 100। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है वो सही से नहीं लिखा है, तो यहाँ पे ऑफ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऑफ ही लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग सही कर लेंगे। बट हमारा सम जो है वो 1 और 100 के बीच में है, जो कि 90 है, जो कि करेक्ट है। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं लिखा है, तो सम जो है वो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट जो है वो नहीं हुआ है ठीक से, तो सम ऑफ और सम ऑफ। और उसके बाद में अगर आप कोई ऐसा नंबर देते हो जिनका सम जो है वो 100 के ऊपर निकल जाता है, तो आपका जो है वो तीसरा वाला यानी कि एल्स स्टेटमेंट जो है आपका अपडेट हो जाएगा। और ये आपका जो है सही आ गया है। अब हम लोग नंबर जो है वो यहाँ पर चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 60-50, तो ये 110 हो जाएगा, यानी कि जो है वो 100 से एबव निकल जाएगा। तो अब आपका यहाँ पे कंट्रोल है कि आप यहाँ पर जो कोई भी वैल्यू दे सकते हो और आप यहाँ पे अपना लॉजिक जो है वो बना सकते हो। ठीक है, तो आपका जो है वो ग्रेटर देन 100 हो गया। और आपको ये भी पता है कि अगर आप ये चाहते हो कि जो कॉलर है उसका इस वैल्यू पे कोई कंट्रोल ना हो, तो आप यहाँ पे वैल्यू रिटर्न नहीं करोगे, और कॉलर को जो है सिर्फ अगर फंक्शन को कॉल करना है तो उसको जो है ये फंक्शन कॉल होगा, और जो इस फंक्शन में होगा वही इस फंक्शन में होगा। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको वैल्यू रिटर्न करना चाहिए कि नहीं रिटर्न करना चाहिए, वो डिपेंड करेगा। तो फंक्शन जो है वो आपको सारी फैसिलिटी देता है कि आप वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हो, और आप सिंपल सब कुछ यहाँ पर जो है वो जैसे हम लोगों ने इनिशियली रखा था वॉइड करके, और यहाँ पर कंप्लीट टास्क खत्म कर दो, कॉलर ने बस कॉल किया और बस बात खत्म, कॉलर को फर्दर कुछ नहीं करना है। तो ये चीज़ जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। और उसके बाद जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इफ एल्स लिखा है, आप यहाँ पर केस स्टेटमेंट भी बना सकते हो, हम लोग स्विच केस जो है वो पढ़ चुके हैं, तो आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। तो इस तरह से फंक्शंस जो हैं आप बना के अपने प्रोग्राम को जो है वो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे चाहो तो एक और फंक्शन जो है वो बना सकते हो, बहुत ईजिली आप इसको जो है ट्राई आउट कर सकते हो। जैसे आपने बनाया यहाँ पे सम, और ये आपका हो जाएगा डिफरेंस का फंक्शन, और यहाँ पर आपका जो है वो a-b हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो है वो diff हो जाएगा, और यहाँ पर भी आप जो है वो रिटर्न कर दोगे diff। ठीक, ये आपने रिटर्न कर दिया। ऐसे ही आप एक और फंक्शन बना सकते हो यहाँ पर, जो कि आपका मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है आप ट्राई आउट कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो है वो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और यहाँ पर आपका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। और ऑपरेटर भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटर आप जो है वो कैसे यूज कर सकते हो। और ये आपका यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप जो है वो फंक्शन बना के जो है अपने प्रोग्राम को मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पर जो है आप कमेंट जो है वो डाल सकते हो कि यहाँ पर जो है आपका ये दिस इज़ फॉर एडिंग टू नंबर्स। ठीक, तो अब एडिशन से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है प्रोग्राम में, ठीक है, तो आप सीधा यहाँ पर आ सकते हो, और आपको यहीं पे जो है वो चेक करना है कि आपका जो है एडिशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपको डिफरेंस से और आपको मल्टीप्लाई से और आपको किसी और से कोई मतलब नहीं है। अगर आपके एडिशन में प्रॉब्लम है तो आप बस इतना ही कोड जो है उसको आप रिव्यू करोगे। अगर ये मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग होती और सारा कुछ जो है एक ही में लिखा होता, तो आपको क्या करना पड़ता, फिर आपको जो है सब कुछ रिव्यू करना पड़ता कि अरे सम कहाँ पे है, जाकर ढूंढो और फिर आप सम को फिक्स करो। बट ऐसे आप सीधा यहीं पे आ जाओगे। और कैसे आ जाओगे, यहाँ पे आप देखोगे कि आपका सम कहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो आपने यहाँ पे F12 किया, आप सीधा जो है सम पे आ जाओगे। ठीक है, अगर मान लो कि ये कहीं बहुत दूर नीचे यहाँ पे ऐसे होता, ठीक है,
और आपको जो इसको ढूंढना होता है, आपके पास बहुत सारा लाइन ऑफ कोड है, अगर आप यहाँ पे होते और इसको आप F12 करते तो सीधा ही आपको सम पे लेके आता, कहीं भी होता ये, और उसके बाद में आप इसको जो है रिव्यू करते हो, रिव्यू करने का जो प्रॉब्लम होती है उसको आप फिक्स कर देते और बस आपका काम हो गया। बट ये फंक्शन के केस में, अगर आप जो है सिर्फ एक ही आपका फंक्शन होता और सब कुछ आपके एक ही फंक्शन में हो रहा होता तो सोचिए फिर आपको बहुत देर तक इसको जो है वो समझना पड़ता, और समझने के बाद में आपको इसको ठीक से अगर समझ में आता तो आप फिक्स कर पाते, और फिक्स करने के बाद भी जो ऐसा है कि संभावना रहती कि आपका जो कोड है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पता लगा आप सम फिक्स करने गए और कुछ और जो है वो गड़बड़ करके आ गए, तो फिर वहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो फंक्शन से आपकी जो समस्या है काफ़ी हद तक कोड मैनेज करने की और उसको मेंटेन करने की और अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की वो सॉल्व हो जाती है। और ये फंक्शन का जो है हमारा इंट्रो था, एक तरीके से आपको जो है एक आइडिया लग गया होगा, और फंक्शंस के बारे में और चीज़ें हम लोग जो है वो पढ़ते रहेंगे। और जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे आप डिफरेंट क्लास बना के डिफरेंट फंक्शंस जो है उनमें रख सकते हो और उनको कॉल कर सकते हो। तो ये वाला वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।